केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको दिन भर की खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत करेंगे उस मानसिकता को बेपर्दा करते हुए जिसके मूल में है हिंसा। नकाब भले ही छात्रों का लगा रखा हो, लेकिन सूरज ढलते ही अंदर का उपद्रवी बाहर आ जाता है। पुलिस वालों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के गुंडे दिल्ली जलाने निकले थे। इसके सारे सबूत हम आपको एक एक कर देंगे और इन्हें कहां से ऑर्डर मिल रहे थे वो राज भी अब खुल चुका है। रिपब्लिक भारत शुरुआत से यह दावा कर रहा है कि इन उपद्रवियों के पीछे देश विरोधी ताकतें और अब उस विदेशी फंडिंग वाले धना सेठ तक जांच के तार पहुंच चुके हैं। जांच एजेंसियां लगातार इस खेल का पर्दाफाश करने में जुटी हुई हैं और उधर प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की तैयारी शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होंगी, जहां नीट और पेपर लीक के मामलों में डेली सुनवाई के निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष केवल प्रदर्शन कर रहा हो हल्ला चाहता है। सरकार का कहना है कि चर्चा के लिए तैयार है, सार्थक चर्चा के लिए संसद खुली है। विपक्ष सदन के बाहर तो हंगामा करता ही है और जैसे ही सदन शुरू होता है हंगामा अंदर भी शुरू होता है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, और दोनों की स्थिति ऐसी है कि उसे स्थगित करना पड़ता है। तो फिर सवाल है कि विपक्ष चाहता क्या है। लेकिन एक बात जो अब सवाल वो है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की मांग क्या है। छात्रों की आड़ में दंगाई कहां से आए, सवाल ये है। सीजेपी के गुंडे जंतर मंतर पर पुलिस वालों को, आरएएफ को बुरी तरह पीट रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल से जवान जंतर मंतर में सुरक्षा में लगे हुए थे। भीड़ इतनी है कि इन नए नवेले क्रांतिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये तो प्रदर्शन के नाम पर मासूमों को आगे करके खुद पीछे छिप जाते हैं। फिर इन्हीं के बीच छिपे प्रोफेशनल जो बवाली हैं, पत्थरबाज हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं। फिर दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेला जाता है। ये सच्चाई कौन बताएगा कि रात होते ही जंतर मंतर पर पुलिस वालों के साथ ये सुलूक किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त कैमरे बंद हो जाते हैं, पब्लिक सो जाती है। तो उस वक्त पुलिस वालों और आरएएफ के जवानों के साथ कैसे बदतमीजी हो रही है, देखिए जरा रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें, ये बवाल सबूत है कि झूठा नैरेटिव कैसे गढ़ा जाता है। तस्वीरें बता रही हैं उपद्रव चरम पर है, लेकिन तकरीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये बवाली बेगुनाह है। जंतर मंतर पर पुलिस का पहरा है ताकि बवाल ना हो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ पहले दिन से कोई नहीं था, लेकिन मानसिकता का इलाज थोड़े है। बवाल करना है तो करना है। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें तो खूब वायरल हैं, जहां पुलिस लाठीचार्ज करती दिख रही है, लेकिन उन तस्वीरों को सिलेक्टिवली दबा दिया जा रहा है, जहां ये उपद्रवी पुलिस वालों को बेरहमी से पीट रहे हैं।
कल रात जंतर मंतर पर फिर पुलिस हमले का शिकार हुई। पुलिस वालों को आंदोलनकारियों के वेश में छिपे गुंडों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आग लगा दो। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक 122 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को हिंसा का शिकार होना पड़ा। इसमें 60 से 70 जवान आरएएफ के हैं। कई महिला पुलिस कर्मियों को भी प्रदर्शन की आड़ में पीटा गया। कई पुलिस वालों और सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर टूट गए। यहां तक कि डीसीपी रैंक तक के अधिकारी इन उपद्रव में घायल हो गए। क्योंकि पुलिस वालों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारी पुलिस पर आग बबूला है। उनके बीच छिपे हुए कुछ देश विरोधी तत्व सेना को गाली दे रहे हैं। टीयर गैस भाई हमारी, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी तुम्हारी। यही इस तथाकथित छात्र आंदोलन की सच्चाई है। जहां नीट के छात्रों के नाम पर बर्बरता और देश विरोध की लहर चलाई जा रही है। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही मैं तो मार दूँ। कई सवाल हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं मीडिया से सवाल कि आप क्या दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार बातचीत के लिए तत्पर है, ये दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है, बार बार कहा है कि भाई आप बात तो करो। सीजेपी ने कहा कि हम जंतर मंतर छोड़कर नहीं आ सकते। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आप बताइए कहां आना है, क्या कहना है सरकार का, ये भी सुनिए। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। तो जितेंद्र सिंह को आप सुन पा रहे थे। सरकार का पक्ष बातचीत का है, सरकार बातचीत करना चाहती, लेकिन जंतर मंतर पर माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है वो अनवरत जारी है। जहां भी देखिए, जो तस्वीर देखिए, हर जगह माहौल को खराब करने की कोशिश। हम आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी क्या है, लेकिन बातचीत वाला एंगल यहां नहीं दिखता। छात्रों के नाम पर हो रहे प्रदर्शन में सरेआम तलवार लहराई जा रही है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है। आप सुनिए, जो निहंग है तलवार लेकर घूम रहे हैं। अरे भाई, निट के छात्रों का निहंगों से क्या लेना देना? और दुनिया के किस कोने में शांति की लड़ाई तलवार से लड़ी जाती है? यह गांधी का देश है, यहां तलवार से काम नहीं चलता। और जिनकी मांग आप उठा रहे हैं, जिन छात्रों की मांग उठा रहे हैं, वो कलम वाले हैं, कलमवीर हैं। पत्रकारों को मार रहे हैं, कलमवीर हैं। तलवार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो तलवार चला रहे हैं उनकी मानसिकता पर सवाल है। सच्चाई तो यह है कि इनसे पुलिस वालों को अब चोट लग रही है। सच्चाई क्या है, एक एक कर हम बता रहे हैं। पुलिस वाले चोटिल हो रहे हैं। पुलिस वाले चोटिल इस कदर हो रहे हैं कि वो अपने चोट को दिखा रहे हैं। तो हम बराबर कह रहे हैं कि सच्चाई तो यह है कि इनसे पुलिस वालों को डराया धमकाया जा रहा है। कई पुलिस वालों पर वार हुए हैं। ऐसे ही एक इंस्पेक्टर नंदकिशोर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए। मैं हनुमान रोड पर गाड़ी खड़ी करके वहाँ से पैदल जा रहा था। जब मैं संसद मार्ग पर पहुँचा तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं, इनसे मेरा कोई मतलब तो है नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैं वर्दी में था सर। तो जब मैं बीच रास्ते में पहुँचा हूँ वहाँ पर, तो एकदम से उन्होंने मुझे घेरना स्टार्ट कर दिया।
और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मेरे चारों तरफ घेर के मुझे फिर पहले इन्होंने लात मारी पीछे से किसी ने, मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा मैंने कौन कर रहा है, कह रहे नहीं सर कोई नहीं आप जाइए। फिर मैं जाने लगा तो किसी ने लाठी मारी पीछे से, फिर मुझे लगा कि ये लोग अब नहीं मानेंगे, ये लोग कुछ करने की नीयत से आए हैं पहले से। तो इन्होंने फिर चारों तरफ से फिर पत्थर और जो उनके हाथ में नुकीली चीज़ थे शायद वो मारने की कोशिश की, चाकू वगैरह भी थे इनके हाथ में। और इन्होंने जो कड़े पहने हुए थे सर वो उन्होंने पंच बना रखा था उसको ना, उससे फिर मुझे चारों तरफ से घेर के इन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया और उसकी वजह से मुझे तो काफ़ी चोटें आई हैं सर। ये पर्टिकुलरली सर ये यूनिफॉर्म वालों को ही टारगेट कर रहे हैं, शायद इनका कोई एजेंडा है जिसको पूरा करना चाहते हैं। तो इंस्पेक्टर नंदकिशोर जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई हथियार नहीं था जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ, चाकू का, कड़े का, फाइटर का, हर तरीके से पंजे का, लोहे के पंजे का हर तरीके से इस्तेमाल हुआ। और ऐसा नहीं है कि यह किसी एक शख्स या एक जगह की बात हो। इन उपद्रवियों ने जनपद के जिस पेट्रोल पंप पर धावा बोला था उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। उपद्रवी अपने चेहरे को ढके हुए थे, उन्होंने रुमाल बांध रखा था और उसके बाद हमले कर रहे थे। ये सारी तस्वीर तो है सामने, कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो ऐसे उपद्रवियों का साथ दे रहे हैं या इन्हें मदद पहुंचा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है ये भूखे हैं, नंगे हैं, मांग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। मत सोचिए ऐसा, क्योंकि ये तो तैयारी से आए हैं। इनकी मानसिकता समझने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि जंतर मंतर पर जो भी फसाद चल रहा है उसके पीछे की स्क्रिप्ट तैयार है, प्लान तैयार है, प्लान A, B, C, D, E। तो जितने भी कोशिशें की जाती हैं इन्हें रोकने के लिए, एक नया संस्करण इसका सामने आता है। तो सिर्फ पत्थर नहीं चल रहे बल्कि जंतर मंतर पर जुड़े इन हुड़दंगियों ने अपने हथियार भी बनाए ताकि भीड़ के बीच कोई इन्हें पहचान न पाए। कैसे ये हथियार बनाए गए ताकि इन पर किसी को शक ना हो, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट है। लेकिन सड़कों की तस्वीर आप देखिए, आपको बिखरे हुए कांच के संसद मार्ग पर पड़े हुए नजर आएंगे, साथ में आपको पत्थर यहां पर पड़े हुए नजर आएंगे। और ये वो पत्थर और ये वो कांच है जिसके जरिए हमला जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किया गया। और कल की वो तस्वीरें आपने साफ तौर पर देखी भी कि कैसे इन पत्थरों का इस्तेमाल करके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस थी, उस पर जो हमला है वो साफ तौर पर किया गया। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में अब कार्रवाई कर रही है। कल भी 2 ACP रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो साफ तौर पर घायल हुए थे और उसके बाद 2 इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो घायल हुए। ये रोड देखिए आप, ये संसद मार्ग का पूरा रोड है और इस पूरे रोड के अंदर ही वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये झंडे की तस्वीर देखिए आप, इस झंडे को जब आप देख रहे हैं तो आप देखिए इसको पूरे तरीके से कवर कर दिया गया है और इसकी जो स्टिक है उसका इस्तेमाल किया जाता है पुलिस फोर्स पर एक तरीके से बल प्रयोग करने के लिए। अगर ये झंडा है और आप इसको किसी प्रदर्शन पर शामिल होने आते हैं तो ये फ्लैग खुला होता है, लेकिन इसको आप देखिए टेप से पूरे तरीके से ऊपर, बीच में, नीचे बांधा गया, नीचे यहाँ पर बांधा गया और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर साफ तौर पर किया जाता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हथियार बनाए गए। अब इन हथियारों से टारगेट किसे किया जाएगा यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। यकीनन पुलिस वालों को, RF के जवानों को इन्हीं हथियारों की मार सहनी पड़ी और वो बेचारे ऐसे लिंचिंग के बीच अगर अपनी रक्षा के लिए कोई कदम ना उठाएं तो वो मारे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बाबूलाल ने दावा किया कि उन्हें तो कुछ दंगाइयों ने जान से मारने की कोशिश तक की। सुनिए क्या कह रहे हैं। सर अचानक से ही दबोच लिया उन्होंने, ये संभलने का मौका ही नहीं दिया। और आप कहाँ पर थे? ये पार्क होटल से फुटपाथ से हम टोलोस्ट्रे रेड लाइट की तरफ जा रहे थे। वहाँ कह रहे थे कि ACP साहब को गिरा लिया वहाँ, तो शांतिपूर्वक जा रहे थे, पीछे से अचानक से दबोच लिया सर। 2 से 3 हज़ार लोगों ने, ये संभलने का मौका नहीं मिला। हमारे SHO साहब भी थे, समझ में नहीं आया मेरा जवान कहाँ गया। और इतना मारा है सर, ये हाथ तो पूरा काम नहीं कर रहा और सर में भी फ्रैक्चर भी है सर। और ये घाव है, 5-6 टाँके आए हैं। 5 टाँके आए हैं? हाँ, लगभग 5 या 6 टाँके हैं। तो डॉक्टर ने क्या बताया जो घाव है वो कितना गहरा है, किस चीज़ से हुआ ये घाव? डॉक्टर कह रहे थे 4 से 5 इंच गहरा घाव है। 2 से 3 लोगों के पास चाकू थे सर। आपने देखे? मैंने देखे हैं।
वो क्या पीछे से वार कर रहे थे, स्टैप कर रहे थे? सर एकदम से दबोच लिया, पता ही समझ में नहीं आया। इतने लात घूंसे लट पड़े हैं। 3 हेलमेट में हेलमेट था, उसमें लट हुआ। हेलमेट जेल का, नहीं तो वहीं मर जाते। अच्छा, तो जो भीड़ क्या बोल रही थी उस समय, कुछ उकसाने वाली बातें बोल रही थी? हाँ बिल्कुल, अरे सर पूरे अग्रेसिव थे, मारो 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 मारो। वर्दी को वालों को ही टारगेट कर रहे थे वो। कांस्टेबल बाबूलाल बता रहे हैं, अचानक से हजारों की भीड़ कहां से आ गई, कुछ समझ पाते, भाग पाते, तब तक तो हमला हो गया। और हमला किस जगह पर हुआ? सिर पर मारा गया, हाथ पैर पर नहीं, सिर पर मारा गया। 6 से 7 टाके आए हैं। स्थिति यह है कि फ्रैक्चर है। आप समझिए किस तरीके से, किस बुरी तरीके से पीटा गया। जबकि पुलिस वहां सुरक्षा के लिए खड़ी है। पुलिस कैसी परिस्थितियों के लिए खड़ी है पता है? यह जो अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जंतर मंतर पर आज प्रदर्शनकारियों के बीच ही झड़प हो गई। निहंग सिख जो वहां प्रदर्शनकारियों का साथ देने के लिए पहुंचे थे, उन पर भी वार कर दिया और उसके बाद वहां हालात बिगड़ गए। ये तस्वीर जरा देखिए कि जो साथ में थे वो भी अब साथ नहीं है। आप समझिए बिल्कुल ये जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, डिरेल हो चुका है। ये अपनी पटरी से उतर चुका है, मकसद से भटक चुका है। यहां छात्र नहीं है। पूरे भारत को यह सोचना चाहिए, उन माता पिता को सोचना चाहिए कि यहां कोई छात्र है ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां हैं और पॉलिटिकल पार्टियां अपने फायदे के लिए इस तरह के यत्न प्रयत्न में जुटी हुई हैं। कहां है पढ़ने लिखने वाले लोग? तो पढ़ाई लिखाई करके पास आउट हो चुके, अब नया दाखिला होगा। और उसके बाद जो लोग इस बार पिछड़ गए, अगली बार की तैयारी में जुट गए, छात्र है कहां? इनसे जरा पूछिए, इनसे पूछिए कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। नहीं बता पाएंगे, यकीन मानिए नहीं बता पाएंगे। तो अब सोचिए जरा, अगर यह विवाद बढ़ता तो क्या होता? किसी के संभाले नहीं संभलता। और इसी के लिए तो पुलिस रखी जाती है ताकि विवाद ना हो, हंगामा ना हो। लेकिन अभिजीत दीप के और उनके प्रोफेशनल गुंडे पुलिस वालों को निशाने पर ले रहे हैं, देश की सेना को गालियां दे रहे हैं, सनातन का तिरस्कार कर रहे हैं। और यह सब क्यों? आप जुटे तो नीट के छात्रों के लिए थे ना, फिर ये गुंडाई क्यों कर रहे हैं भाई? क्या है इसके पीछे का मकसद? देखिए जरा। छात्रों की आड़ में असामाजिक तत्व, भीड़ के हाथों में नुकीले पत्थर, बोतलों से वर्दी पर हमला। मुद्दा छात्रों का, एजेंडा किसका? हजारों तस्वीरों की गवाही नापाक मंशा के पीछे उस खतरनाक प्लानिंग को बता रही है, जिसके आगे आगे तो युवा दिखते हैं और पीछे चेहरा ढके गुंडों की फौज। गंदी और भद्दी गालियां, सेना पर ओछी टिप्पणी, हुड़दंग और अधिकार की लड़ाई का झूठा दिखावा, यही है दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन का असली चेहरा। छात्रों के प्रदर्शन ने कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है, क्योंकि छात्रों को प्रदर्शन का अधिकार तो है, लेकिन सवाल ये कि जिस आंदोलन की शुरुआत छात्रों की समस्याओं और उनके अधिकारों से हुई थी, आखिर वो हिंसा, अराजकता और टकराव के रास्ते पर कैसे पहुंच गया? दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है, लेकिन अब तो जरूरत से ज्यादा हो रहा है। वो उस सवाल के साथ खड़ा है कि क्या छात्रों का आंदोलन हाईजैक हो चुका है? छात्रों की जगह प्रोफेशनल गुंडों ने ले ली है, जो पुलिस पर किसी हत्यारे की तरह हमला कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि छात्रों की आड़ में ये उपद्रवी घुसाए हैं, प्रदर्शन को हाईजैक कर चुके हैं। छात्रों की आड़ में वहां सामाजिक तत्वों ने डेरा जमा रखा है, जो भीड़ में घुसकर नुकीले पत्थर और बोतलों से वार करते हैं। उनके निशाने पर पुलिस वाले और सुरक्षा बल के लोग हैं, और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जवान अभी भी बातचीत के पक्ष में हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये हुड़दंगी उन्हें लहूलुहान कर रहे हैं। जब प्रदर्शन ही हाईजैक हो गया तो फिर शक किस बात का? अब क्या सही क्या गलत? गुंडे दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच तो कर ही रहे,
मुफ्त का खाना पानी तो मिल ही रहा है, पोस्टर बैनर पर अश्लील बातें लिखकर गला तो फाड़ ही रहे हैं, लेकिन पूरा भारत समझ चुका है कि ये भीड़ छात्रों की नहीं है, ये छात्रों का प्रदर्शन नहीं है, छात्रों का प्रदर्शन नेतृत्व नहीं तलाशता, छात्रों का प्रदर्शन स्वतः स्फूर्त होता है। तो ये साफ हो गया कि प्रदर्शन की शक्ल में टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है, जो डफली बजाकर आजादी वाला गाना गाते थे। अब प्रदर्शन पूरी तरह से असामाजिक तत्वों के हाथ लग चुका है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में छात्रों की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब किसी आंदोलन में ऐसे लोग घुस आते हैं जिनका मकसद छात्रों की समस्या का समाधान नहीं बल्कि टकराव पैदा करना हो, तो आंदोलन का मूल चरित्र बदल जाता है, छात्रों का मुद्दा पीछे चला जाता है और असामाजिक तत्वों का एजेंडा आगे आ जाता है। इस प्रदर्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इस प्रदर्शन में शामिल चेहरे के पीछे वो लोग हैं जो भारत में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति चाहते हैं। तो फिर अब जांच सिर्फ इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हिंसा किसने की, बल्कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि हिंसा करने वाले लोग कौन हैं। क्या ये वास्तव में प्रदर्शनकारी छात्र हैं? क्या वे किसी संगठन से जुड़े हैं? और क्या प्रदर्शन को हिंसक बनाया गया? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई जन आंदोलन बड़ा होता है तो उसके साथ राजनीतिक और गैर सामाजिक तत्व जुड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जरूरी है कि दिल्ली प्रदर्शन मामले में हिंसा करने वाले की पहचान हो, फंडिंग की जांच हो, डिजिटल नेटवर्क की पड़ताल हो, क्योंकि भारत की एकता, अखंडता और शांति से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। तो इसके पीछे कौन है, कौन गैंग बना रहा है, किसके द्वारा ये संचालित हो रहे हैं, सब कुछ आपको पता चल पाया। और हमने पहले ही कहा कि ये पूरी तरह से प्रदर्शन डिरेल हो चुका है, पटरी छोड़ चुका है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, दंगा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एक बड़ी खबर, हिंसा में शामिल पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। हिंसा करने वालों के पासपोर्ट रद्द किए जाएंगे, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। तो एक बड़ी सख्ती, और हमने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने जैसे ही ट्वीट किया था उसमें सख्ती की बात लिखी थी, एक्शन की बात लिखी थी। बातचीत अपनी जगह है, चर्चा अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेगा, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, गलत मैसेज देने की कोशिश करेगा, तो एक्शन होगा। तो दंगा करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। तो कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं, और यह बड़ी वजह, इसी बड़ी वजह की वजह से दिल्ली पुलिस समेत आरएएफ अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है, ताकि कोई चूक ना हो जाए। इस दौरान आसमान से भी इस पूरे प्रदर्शन पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन से। वहां से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। पुलिस जो है ड्रोन के जरिए प्रदर्शनकारियों पे नजर रखे हुए। ये तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस का ड्रोन है, और इसी ड्रोन के जरिए जो है अंदर हर एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही है, जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार रात के समय दिल्ली पुलिस जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी क्या एक्टिविटी है, क्योंकि लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा, ये दिल्ली पुलिस के वॉलंटियर हैं, और इसी के जरिए जो है पूरी तरह ड्रोन की जो फुटेजेस हैं वो इस पर कैप्चर की जा रही है कि कोई भी ज़्यादा उग्र एक्टिविटी नज़र आए तो उसको तुरंत से तुरंत रोका जा सके। और यही मकसद है कि ये जो ड्रोन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ड्रोन फुटेज को जो है पूरे जंतर मंतर के पास जो प्रोटेस्टर मौजूद हैं वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये निगरानी इसलिए क्योंकि अभिजीत दीपके के गुंडे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एजेंडा क्लियर है, हंगामा करो, तोड़फोड़ करो और फिर छात्रों की आड़ में कहीं छिप जाओ। इसी बात से घबराए दिल्ली के व्यापारी जनता अब दुकानें बंद करने का सोच रही है। दीपके के गुंडे रात में ही एक्टिव होते हैं, इसलिए नई दिल्ली व्यापारी संघ ने अपील की है कि कनॉट प्लेस इलाके में शाम 6 बजे के बाद खाने पीने के रेस्टोरेंट और दुकानों को बंद रखा जाए, ताकि दुकानदारों को इसका नुकसान ना झेलना पड़े। तो इधर बवाल की भेंट दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन भी चढ़ गए। बवाल की वजह से 15 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद किए गए, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई। लेकिन इसके बावजूद हंगामा कम नहीं हुआ। दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखनी चाहिए आपको। पर हो रही हिंसा को देखते हुए दिल्ली
मेट्रो कॉरपोरेशन ने आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद रखे हैं। और ये तस्वीर आप पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 की देख रहे हैं। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन जो कि जंतर मंतर के बेहद नज़दीक है, पुलिस हेडक्वार्टर के बेहद नज़दीक है, इसके अलावा संसद मार्ग के बेहद नज़दीक है। तमाम जो सरकारी दफ्तर इस इलाके में है, लेकिन मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। और 16 मेट्रो स्टेशन है, ना सिर्फ पटेल चौक जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अलावा राजीव चौक, मंडी हाउस, बाराखंबा, आरके आश्रम जो मेट्रो है वो बंद है। इसके अलावा आप केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, इस तरीके से लोक कल्याण मार्ग, ये सभी मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस, ITO, इन सभी को बंद किया गया है। लेकिन सवाल है कि इस प्रदर्शन के पीछे कौन है? जंतर मंतर पर खाने पीने की चीजों का ये पहाड़ आप देख पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, किसने भिजवाया ये खाना? और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। सब बताएंगे आपको एक एक करके, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें बताएंगी, ये तस्वीरें दिखाएंगी और ये तस्वीरें समझाएंगी भी कि ठीक है प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से रसद भिजवाई जा रही है उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मायने क्या है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ भूखे लोग बैठे हैं, बल्कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है और कहीं ना कहीं उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जिसके जरिए यहां खाने के लिए ही लोग आते रहे, भीड़ जुटती रहे। तो एक बड़ी, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है और इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है। हालांकि अलग अलग फ्रेम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो चलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जंतर मंतर पर भोजन का इंतजाम है, लेकिन आ कहां से रहा है ये हम आपको बताएंगे। रिपोर्ट देखिए। जंतर मंतर पर खाने पीने की चीजों का पहाड़ जुटा हुआ है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी वालों को धड़ल्ले से ऑर्डर मिल रहे हैं। डिलीवरी बॉयज का तांता जंतर मंतर पर लगा हुआ है। खाने के डिब्बों पर डिब्बे आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि देना किसे। सुबह से मैंने 10 ऑर्डर मार चुका हूँ, 10 सारे बाहर कंट्री के ही मार रहा हूँ। लेकिन एक चीज जो पता है वो ये कि ये भेज कौन रहा है। खाने के ऑर्डर किसी एक जगह से नहीं आ रहे, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग अकाउंट से खाने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। यही है मॉडर्न वित्त पोषण। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता समेत कई शहरों से ऑर्डर किए गए। दुबई और कतर जैसे देशों से बल्क ऑर्डर दिए गए। एक साथ 50-50 बिरयानी का ऑर्डर, पिज्जा और बर्गर थोक भाव से भेजे गए, लेकिन भेजे जा रहे हैं सब अलग अलग जगह से। सीजेपी इसे देश और दुनिया की तरफ से मिल रहा समर्थन बता रहा है, लेकिन असल में यह सोचा समझा मॉड्यूल है, ट्राइड एंड टेस्टेड। ठीक इसी तरह का मॉड्यूल दिल्ली के शाहीन बाग प्रोटेस्ट में दिखा था, जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मुस्लिम देशों की तरफ से विदेशी फंड की बाढ़ आ गई थी, ताकि प्रदर्शनकारी अपनी जगह से ना हटे। शाहीन बाग में इस तरह भीड़ को जोड़े रखने के लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ कैश तक बांटा गया, इसके सबूत भी मिले थे। और अब इसी तरह की कोशिश दिल्ली के जंतर मंतर में की जा रही है। सवाल ये, प्रदर्शनकारियों की आड़ में छिपे इन दंगाइयों का पेट भरने वाला कौन है? तो बिल्कुल शाहीन बाग मॉड्यूल जैसा मिलता जुलता दिख रहा है। इतना खाना कौन भेज रहा है भाई? राह चलते को 1 रुपया देना मुश्किल है जेब से निकालकर, और ये तो रुपये नहीं बल्कि करोड़ों रुपए इसमें जा रहे होंगे। आखिर कौन इतनी देशभक्ति दिखा रहा है, छात्र भक्ति? आशंका जताई जा रही है कि यह विदेशी फंडिंग का एक नया मॉड्यूल है, जहां सीधा कैश ना पहुंचाकर खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। मतलब एक तरह से फूड डिलीवरी का हवाला वाला मॉड्यूल, यानी पैसे आ रहे हैं लेकिन माध्यम कुछ और है। देखिए रिपोर्ट। ये मैम जामिया से आई थी। जामिया से आई है, जंतर मंतर की।
तो क्या लेकर के आए हैं आप? ये बर्गर है 25 पीस। 25 पीस बर्गर है, किसने दिया है? ये एक मैम है, इनका नाम है। हाँ, तो आप आज सुबह से कितने डिलीवरी? सामने से ये मेरा दूसरा ऑर्डर है यहाँ पर। कल भी लेके आए? कल भी लेके आया। कल कितने डिलीवरी लेके आए? कल मैं 3 बार आया था। तो कहीं बाहर से कोई डिलीवरी लेकर के आए हैं आप लोग? नहीं से हम तो डेली लेकर आ रहे हैं, जामिया से लेकर आ रहे हैं, लाजपत नगर से आ रहे हैं लोग। मतलब तो क्या क्या आइटम्स लेके आ रहे हैं? बर्गर है और भी बहुत से फूड हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी सहयोगी लगातार पूछ रही थी कि कहां से आया, पता है, कहां देना है, किसे देना है। किसे देना है ये तो पता ही नहीं, उस जगह पर जाकर छोड़ देना है और अपनी दिव्य दृष्टि से देखना है। यानी डिलीवरी बॉय अपनी दिव्य दृष्टि से देखेगा कि कौन भूखा है, और जब उसे पता चल जाएगा कि ये भूखा है तो तुरंत ऑर्डर वाला पिज्जा उसके सामने रख देगा और उसकी भूख मिट जाएगी। वाह रे वाह, ऐसा कुछ चल रहा है। और इस फूड डिलीवरी वाली साजिश को बेहद शातिराना तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में किया जा रहा है ताकि बड़ी रकम देकर सवाल ही ना उठे। खाने पीने के नाम पर कितनी ही जांच हो सकती है, लेकिन अब दीपिका के इस विदेशी फंडेड मॉडल से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। गुंडागर्दी का ब्लूप्रिंट कहां बना? इस हंगामे का सूत्रधार कौन? दीपिका की सीजेपी का नॉर्वे कनेक्शन क्या है? दिल्ली के जंतर मंतर में मचे हंगामे के पीछे कौन है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना संगठित बवाल किसी एक दिन या एक घटना से शुरू नहीं हो सकता। उसके लिए बेहद प्लानिंग चाहिए। सूत्रों ने दावा किया है कि सीजेपी के इस प्रदर्शन की पटकथा नॉर्वे में लिखी गई। 2025 में सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास नॉर्वे में वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम में भाग लेने गया था। इस फोरम का उद्देश्य था ईयर ऑफ रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का वर्ष। इस फोरम की अध्यक्षता मैट्स न्यागार्ड ने की थी, जो पहले नॉर्वे के अखबार डैग्सविसन के सीईओ और उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। यह वही अखबार है जिसकी एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री से नॉर्वे में सवाल पूछकर प्रोपेगेंडा गढ़ा था। सोशल मीडिया पर भारत की छवि धूमिल करने के लिए भारत में मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए थे। याद होगा आपको, पत्रकार का नाम था हेले लिंग स्वेंसन और उसने सरकारी प्रेस ब्रीफिंग के बीच जबरन सवाल पूछकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरना चाहा था। हालांकि नॉर्वे की सरकार ने ही इस फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया था। हेले लिंग स्वेंसन का यह सोचा समझा काम था, उसकी तस्दीक एक और तस्वीर करती है। हेले लिंग स्वेंसन को यह काम सौंपा गया था। इस ट्वीट के लिए उन्होंने 2 साल बाद दोबारा ट्विटर एक्टिव किया था। उनके अकाउंट पर आखिरी ट्वीट 2024 का था और अब फिर सीधे 2 साल बाद 2026 में पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट किया था। यानी ये सोची समझी रणनीति थी और अब उसी अखबार से सीजेपी के तार जुड़ते दिख रहे हैं, जो अपने आप में कई सवालों के जवाब देने के लिए काफी है। फंडिंग की एक से एक बात सामने आ रही है और आपको भी लग रहा होगा, दिमाग चकरा गया होगा कि आखिर इतनी फंडिंग कैसे हो रही है। सच्चाई तो हम बता रहे हैं, सच्चाई हम बता रहे हैं आपको, हम जगा रहे हैं। अब आपको प्रदर्शन में विदेशी इंटरेस्ट की एक तस्वीर दिखाते हैं, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। आप देख पाएंगे कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में 3 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। क्यों भाई, आपका क्या काम है? आपका निट से क्या लेना देना है? निट जानते हैं क्या आप? किस मकसद से आए थे? किसने भेजा था? अब क्या ये सबूत भी झुठला देंगे कॉकरोच के हिमायती? साफ है कि ये देश में बवाल की साजिश है, क्योंकि इनका क्या मतलब है? ना जिंदाबाद से ना मुर्दाबाद से ये अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन इस प्रदर्शन में क्या कर रहे हैं? क्या ये एजेंट हैं? सवाल अब इसको लेकर खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर ये कौन सी मांग करने आए थे।
जिस भारत को रोकने की साजिश है, एनडीए को रोकने की साजिश है और भारत और एनडीए को रोकने के लिए मोदी जी को रोकना पड़ेगा। और जब इस देश के विरोधी दल इसमें निष्प्रभ हो गए, इनइफेक्टिव हो गए, तो स्वाभाविकता से जो विदेशी ताकतें हैं उन्हें कोई थर्ड पार्टी एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसी प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग होगा या अभिजीत दिपके जैसे लोग या ध्रुव राठी जैसे लोग जो जर्मनी में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं या गजाबाऊ जैसे लोग जो अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, ये भारत के बाहर बैठकर फॉरेन फंड लेकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करके भारत में फेक नैरेटिव फैलाकर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और स्वाभाविकता से जो विरोधी पक्ष है, जो निष्प्रभ हो गया, इनइफेक्टिव हो गया है, वो इनके कंधे के ऊपर बैठकर अपनी जो राजनीतिक उद्देश्य है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, छात्रों की बात हो गई, पुलिस वालों की बात हो गई, सुरक्षा कर्मियों की बात हो गई, सेना की बात हो गई और बात हो गई कि आखिर ये रसद कहां से आ रही है, पैसे कहां से आ रहे हैं, ये पिज्जा कहां से आ रहा है। अब आपको सरकार का पक्ष भी दिखाते हैं। सरकार क्या कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कर दिया कि पेपर लीक मामले को लेकर सरकार एक्टिव मोड में है। नीट पेपर के आरोपियों को सजा दिलाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के हितों को सर्वोच्च बताया। पीएम ने जो पोस्ट में लिखा, उस पूरे संदेश के एक एक शब्द, एक एक लाइन का मास्टर एंगल आपको समझना चाहिए। एक एक एंगल आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नीट पेपर के आरोपियों को सजा दिलाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के हितों को सर्वोच्च बताया है। पीएम ने जो पोस्ट में लिखा, उस पूरे संदेश के एक एक शब्द, एक एक लाइन का मास्टर एंगल आपको समझना चाहिए। पीएम के पोस्ट की पहली लाइन के पहले 4 शब्द जिसमें लिखा है, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। पीएम सीधे प्रदर्शन, विपक्ष या पुलिस कार्रवाई से बात शुरू नहीं करते, वो बातचीत को युवाओं के भविष्य पर ले जाते हैं। यानी यहां सरकार बनाम प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि पेपर लीक माफिया है। सीधा संदेश कि सरकार अब पेपर लीक माफियाओं को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद पहली ही लाइन में अगले शब्द हैं, वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। यहां वेलफेयर और फ्यूचर 2 अलग संदेश हैं। वेलफेयर यानी तत्काल चिंता, फ्यूचर यानी करियर और भरोसा। संदेश यही कि मुद्दा सिर्फ आज का प्रदर्शन नहीं, मुद्दा करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। इसके बाद उन्होंने लिखा, वी हैव डिसाइडेड। इसमें अहम शब्द है डिसाइडेड। यह महज आश्वासन नहीं, बल्कि निर्णय की भाषा है। पीएम का संदेश है कि सरकार एक्शन लेकर रहेगी। अगले शब्द हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। यही पोस्ट का सबसे बड़ा निर्णय है। सरकार ने जवाब को कानूनी कार्रवाई के फ्रेम में रखा है। संदेश है कि पेपर लीक सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं है, बल्कि पेपर लीक ऐसी गंभीर समस्या है जिस पर तेज सुनवाई और सख्त सजा जरूरी है। इसके बाद उन्होंने स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट लिखा है। यहां 2 शब्द हैं, स्विफ्ट और स्ट्रिंजेंट, मतलब हुआ जल्दी सजा और कड़ी सजा। फिर उन्होंने लिखा, दोज हु ट्राई टू हार्म। यहां पीएम ने सीधे पेपर लीक करने वालों तक बात सीमित नहीं रखी। कहा, जो भी युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका हिसाब होगा। इसके बाद उन्होंने लिखा, विल नॉट बी स्पेयर्ड। और यही पोस्ट की सबसे आक्रामक लाइन है। कड़ा संदेश है कि दोषी चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मास्टर एंगल वो राजनीतिक संकेत है जिसमें पीएम ने इस पोस्ट में विपक्ष का नाम नहीं लिया, प्रदर्शनकारियों को निशाना नहीं बनाया और पुलिस कार्रवाई का बचाव भी सीधे नहीं किया। पूरा फोकस पेपर लीक और छात्रों के भविष्य पर रखा। संदेश यही है, अब राजनीतिक बहस के बजाय एक्शन होगा। और सिर्फ पीएम ही नहीं, बल्कि गृह मंत्री ने तो टूक कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों में एक्शन जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक हर एक दोषी सलाखों के पीछे नहीं होगा। इस मामले में सरकार ने अपनी नीति और नीयत साफ कर दी है।
तो प्रधानमंत्री के उस संदेश का एक एक शब्द हमने आपको बताया कि वो लिखना क्या चाह रहे थे और कितनी दूर तक उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। पीएम के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और हाईकोर्ट को संदेश भेजा है। केंद्र ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर रोज सुनवाई की जाए। 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। पेपर लीक को लेकर सबसे ज्यादा केस जो दर्ज किए गए हैं वो मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर और औरंगाबाद कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट के जुडिक्शन में है और इसी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट, कोलकाता, दिल्ली और मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। कहने का मतलब अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अब जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि पेपर लीक मामले को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और इन कोर्ट के जरिए जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं पेपर लीक मामले में, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाएगी और मामले का निपटारा किया जाएगा। और इसके बाद अब केंद्र सरकार ने 4 राज्यों को आदेश दिया है, उन 4 राज्यों को हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और अब त्वरित जो कार्रवाई है डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द मामले का निपटारा किया जाए। आपको याद होगा साल 2024 में एक कानून बनाया गया। उस कानून के तहत ये था कि जो भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी, एसएससी, उन परीक्षाओं को लेकर जब मामले सामने आते हैं पेपर लीक के, तो कड़ी कार्रवाई की जाती है, कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ना होने की वजह से ये मामला अधर में लटके रहते हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की और पेपर लीक के आरोपी छूट गए। अब ऐसे में जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएंगे तो इन आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल पाएगी और जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं, जो न्याय की गुहार लगाते रहते हैं, उनको जल्द से जल्द न्याय भी मिल पाएगा। हालांकि इस आश्वासन और एक्टिवनेस के बावजूद विपक्ष के सवाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। विपक्ष भी कई सवाल पूछ रहा है। हालांकि आमंत्रण सरकार की तरफ से है, आप आए, चर्चा करें, आप समय बताएं, हम तैयार हैं, आप जगह बताएं, तब भी हम तैयार हैं, मगर शांत होकर चर्चा तो करें। लेकिन विपक्ष को सुनिए क्या कह रहे हैं। कौन है ये भी सोचने वाली बात है। अब वहाँ की जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो बहुत ऊपर तक के लोगों को दोषी कह रहे हैं। दोषी तो 2-4 नीचे के लोग हैं, उसमें से कुछ अरेस्ट हो ही गए हैं। अब दोषी के डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं ये छात्र तय करेंगे, इसलिए अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। हम जो जुल्म आप कर रहे हैं नौजवानों पे, देश के करोड़ों नौजवानों पे, और वो प्रभावित कर रहा है कई करोड़ देशवासियों को, हम वो आवाज उठा रहे हैं। प्रतिपक्ष का काम है आवाज उठाना, नेता प्रतिपक्ष का काम है कि वो आवाज उठाएं। अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो उसमें आपको राजनीति दिख रही। दूसरी तरफ सरकार और सरकार के मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। मंत्री जी ने ये दूसरी बार इस वीक में कहा है। मंगलवार को जब हमारे सांसदों की बैठक थी उसमें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये 13 लोग जो जेल गए हैं, इस देश के जितने नामी गिरामी वकील हैं सभी उनका केस लड़ेंगे छात्रों की तरफ से और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हम तो रोज चर्चा के लिए किसी भी नियम कानून के तहत वो चर्चा कराना चाहते हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी का आज के जो ट्वीट है, दिस इज अ सिग्नल ऑफ आवर इंटेंट कि हम सिस्टम में बदलाव करना चाह रहे हैं। विपक्ष को इसी इश्यू को पॉलिटिसाइज करने का, उनके राजनीतिक फायदा को उठाने का उनका एजेंडा है। हम युवाओं से, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो जब सरकार तैयार है तो तैयार अब होना चाहिए उन लोगों को जो सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध जरूरी नहीं है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।